Hello everyone, my name is Priyanshu Mishra. I belong to Mau district of Uttar Pradesh. I have done my graduation from Jaunpur University. First of all, I would like to provide some brief introduction into my UPSC journey. 2024 attempt was overall my fifth attempt. In these five attempts, I have been able to clear prelims four times. This was my fourth mains attempt and second interview overall. I went to interview it was my overall fifth attempt. In this attempt, I have been able to get 121st rank, and I will start my brief. I will start elaborating you all on brief journey of mine into UPSC. I started my preparation in 2018, although I completed my graduation in 2015 from Jaunpur University. I have done BCom from there. I was elaborating you all about my UPSC journey. So I started in 2018. I completed my graduation in year 2015. 3 years I tried a lot of things. बहुत सारी चीज़ें ट्राई की मैंने. You can say कहीं कहीं फेलियर भी हुआ, कई सारी चीज़ें हुई, and I was not able to make out anything out of that. So 2018 में it was a sudden decision. All of a sudden in 2018 it was a sudden decision that I stepped into this journey. एक चीज़ मैं जो आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी. थ्रू आउट मेरा स्टेट बोर्ड से मेरा एजुकेशन हुआ था. आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है. और बीकॉम मैंने जौनपुर यूनिवर्सिटी से किया था, वो भी मेरा हिंदी मीडियम से ही था. सो व्हेन आई केम इनटू यूपीएससी जर्नी एंड मिस्टेकनली आई विल से कि गलती से ही मैंने एडमिशन वाजीराम में लिया था. तो आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन वाजीराम आई वेंट फॉर द फर्स्ट क्लास एंड इट वाज ओनली देन आई वाज एबल टू नो कि मैंने मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है. और उसके बाद देयर वाज नॉट मच इन माय हैंड बिकॉज वाजीराम में नो रिफंड पॉलिसी होती है. आई वेंट देयर फॉर रिफंड आल्सो. सो उन्होंने कहा कि रिफंड नहीं हो सकता एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन बट टू कंटिन्यू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश. तो शुरुआत के कुछ टाइम बहुत टफ रहे थे, 3 या 4 महीने. इट वाज रियली टफ टू कीप अप विथ बिकॉज पूरी सारी टर्मिनोलॉजी ही डिफरेंट हो जाती है. एज यू कैन नो दैट हम पूरी ज़िंदगी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, वो सारी चेंज रहेंगी. आप वहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इंग्लिश में जो होता है, वहाँ पे जोड़ घटाना, गुणा भाग होगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं. तो वो टर्मिनोलॉजी की बड़ी प्रॉब्लम आई. शुरुआत के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा टफ़ रहे मेरे पे. 3-4 महीने बहुत ज़्यादा टफ रहा. मेरी सारी टर्मिनोलॉजी अपडेट करनी पड़ी, सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ी. ये सारी चीज़ें करने के बाद कहीं इंग्लिश की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ईज़ हुई. और स्पेशली प्रॉब्लम ये भी थी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं. द हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था उस टाइम. तो द हिंदू की भी वोकेबलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं टफ होता है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए समझने में. हाउएवर चूँकि अब मैं इस जर्नी में आ चुका था, तो यू हैव टू, दो ऑप्शन थे आपके पास. चाहे आप लड़ सकते हैं, चाहे आप सरेंडर करके आप जा सकते हैं. तो ये दो ही ऑप्शंस थे और मुझे लगा कि लड़ना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर एग्ज़िट भी होता है तो आप एक डिग्निटीफुल एग्ज़िट लेना चाहते हो. तो आप लड़ते हुए बाहर होना ज़्यादा पसंद करोगे रादर देन कि आप बिना कोई कंपटीशन दिए ही आप बाहर हो जाओ. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम मेजर फर्स्ट अटेम्प्ट में. I missed my cutoff. I missed the cutoff by I think 2 or 3 marks. Prelims cutoff. I was not able to clear prelims in my first attempt. Second attempt onwards, I was able to clear prelims every time. Second, third, fourth and fifth attempt, हर बार मेरा prelims clear हुआ. अब अगर मेंस की बात करूँ तो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था एंड आई वाज मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक देयर. यहाँ पे समझ में आता है कहीं ना कहीं गाइडेंस का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में. गाइडेंस अगर आपको सही मिले तो आपका रास्ता कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी हो जाता है. मैं ऑप्शनल मेरा PSIR है, तो ऑप्शनल में 2 खंड होते हैं, एक पार्ट ए पार्ट बी. तो किसी एक पार्ट से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दिस इज़ समथिंग तो जो कि सभी एस्पिरेंट्स को पता होता है. लेकिन मुझे इस बात का उतना आइडिया नहीं था और मेरे से गलती 2 बार ये हुई कि मैंने पूरे ही चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और वो 50 नंबर मेरा दोनों ही में कंप्रोमाइज़ होता रहा. 50 नंबर की क्वेश्चंस का कोई मार्क नहीं मिला और उसकी वजह से
फर्स्ट टाइम मेंस में मेरा 6 मार्क्स, सेकंड में 8 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया था। देन आफ्टरवर्ड्स 2022 का जो अटेम्प्ट रहा था मेरा, तो उसमें आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, मेंस, एंड आई वेंट टू इंटरव्यू ऑल्सो, and there was some technical error. I hope that you must have heard about AWS controversy. That time something happened there. So I presented my AWS certificate there also. I went there with my certificate, and it was found fine, and my candidature was approved at that time. Later something happened that UPSC didn't consider that, and they cancelled my candidature. I went on to fight the legal case, and the case is still pending in सेंट्रल कैट में अभी भी वो केस पेंडिंग है, तो वो अभी भी चल रहा है। तो 2022 आई विल से दैट वाज अ मिसहैप, बहुत बड़ा मिसहैप था। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 23rd of May 2023 वाज द डेट। उसके बाद से मुझे लगा नहीं था कि मैं कम बैक कर पाऊँगा। इट वाज रियली हार्ड। समहाउ 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया 2023 के बाद। 2023 का प्रीलिम्स मैंने नहीं दिया था। उसके बाद से उसमें मैंने अपने आप को मेंस में और स्ट्रेंथन किया, मेंस की प्रिपरेशन को और थोड़ा सा और ध्यान दिया, और उसके बाद फाइनली मैंने 2024 का प्रीलिम्स दिया, जो कि मैंने क्लियर किया। उसके बाद से मेंस भी क्लियर हुआ, और अल्टीमेटली आई गॉट 121st रैंक इन UPSC CSE 2024 एग्जामिनेशन। सो दिस वाज माय ब्रीफ जर्नी विच आई वांटेड यू ऑल टू नो। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज मेरे कन्फाइंड रहे हैं। मैं न्यूज़पेपर ओरिएंटेड मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा रही है। मैं थ्रू आउट माई प्रिपरेशन इन इनिशियल ईयर्स आई वॉज रेफरिंग ओनली वन न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट आई वेंट ऑन टू यूज़ 2 न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। दोनों न्यूज़पेपर मैंने किए थे, और एक मंथली मैगजीन जो कि मैं राउज IAS की मैगजीन रेफ़र करता था। तो दैट वाज समथिंग आई फॉलोड थ्रू आउट माई स्टडीज़ टू keep a track on current affairs. As far as core subjects are concerned, the first history, polity, geography, environment, economy. These are the core subjects, and if you have a good hold on these particular subjects, which is also called static portion, so there is very high chances that you are going to be able to clear prelims each and every time, which has been in my case after second attempt. Second attempt के बाद I have been able to clear prelims with fine margins. I have been able to clear prelims with some 10 or 15 marks margin from the cutoff. सो स्टैटिक में अगर आप सही रहते हो तो प्रीलिम्स कम से कम आपकी दिक्कत नहीं होती है। ओके भैया, आई आल्सो चेंज माय मीडियम। ओके, सो आई वुड एड्रेस दिस क्वेश्चन लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इलेबोरेट दीज थिंग्स। तो सबसे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्टैटिक पे अगर आपकी होल्ड रहे तो आप प्रीलिम्स आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हो। और उसके लिए मेरे रिसोर्सेज बड़े ही कन्फाइंड थे। हिस्ट्री के लिए मैंने 3 NCERTs रेफ़र की थी, आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा एंड विपिन चंद्रा की एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया जो बुक आती है, यही तीनों किताबें मैंने रेफ़र की थी। पॉलिटी के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं किया था। M लक्ष्मीकांत अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड current development in constitutional and legal arena. So this was something that I followed throughout my UPSC journey. एंड एज फार एज इकॉनमी इज़ कंसर्न, इकॉनमी के लिए मैंने श्री राम की एक बुक आती है, उसको रेफ़र किया था, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर से उसको सब्सटेंशिएशन भी करता था। सो एनवायरनमेंट के लिए मैंने PMF IAS को रेफ़र किया था। और जोग्राफ़ी के लिए वाजीराम की येलो बुक्स आती हैं। देयर आर 2 येलो बुक्स ऑफ वाजीराम। आई फाइंड देम टू बी वेरी हेल्पफुल एज फार एज जोग्राफी पार्ट इज़ कंसर्न। जोग्राफी के लिए दे आर वेरी गुड, टू गुड। I have not seen a single question coming out of those yellow books as far as I have been able to see, because geography is mostly वो static in nature है, उसमें बहुत ज़्यादा current developments नहीं होती हैं। तो I find those books really good as far as geography is concerned. So इतने से resources के साथ मैंने stick किया है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे मेरे लिए बड़ी helpful रही है कि मैंने prelims को 4 बार लगातार प्रीलिम्स मैंने निकाला है। तो उसमें ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है कि आई हैव कन्फाइंड माई रिसोर्सेज मैंने बहुत ही कन्फाइंड रखे अपने, और जहाँ तक हो सका उसके मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दिया है। प्लस न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोगों सबसे कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर को इग्नोर मत कीजिए, कि दैट इज़ मल्टी डायमेंशनली हेल्पफुल। वो कई तरीके से हेल्पफुल होता है। आपके क्वेश्चंस मैं एक बार ये सारा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद से फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इलेबोरेट करना चाहता हूँ आप सभी को, देन आई वुड बी एबल टू टेक योर क्वेश्चंस। सो यस,
तो स्टैटिक पोर्शन के अपार्ट न्यूज़पेपर आपको इसलिए ज़रूरी है। न्यूज़पेपर से दो तीन चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो आप देखोगे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर मेंस के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि उसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैच करती है न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज़ से। So more and more newspaper and NCERTs you are going through, you are preparing yourself to the level of the you can competency level of the UPSC questions itself। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपेयर करते हो तो वो लैंग्वेज समझने में बहुत हेल्प होती है। अब मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस में थे, देयर विल बी सम 55 to 60 क्वेश्चंस जहाँ आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि आप लगा सकते हो। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल से टेंडेंसी ऐसी हो गई है यूपीएससी की कि वी आर विटनेसिंग lot of questions are coming which are doubtful, we don't know what kind of option UPSC is going to consider it correct। okay, तो आप कुछ मार्क करते हो और यूपीएससी के हिसाब से कुछ आंसर उसके कुछ और होंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डाउटफुल चीज़ें होती हैं। तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए यू विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा लेंथ। तो आपको अटेम्प्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने पड़ रहे हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली 92 अटेम्प्ट किए, जैसे कि 2024 वाले में मैंने टोटल 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ज़्यादा ही अटेम्प्ट, कुछ लोग एक्यूरेसी पे भी खेलते हैं, बट स्टिल इन एनी केस यू हैव टू अटेम्प्ट सम 75 to 80 ऑड क्वेश्चंस। तो इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आपको इस तरीके से काम आ सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं होगा, आप नहीं जानते होगे कि क्या सही आंसर उसमें आप मार्क करोगे, लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेज उसकी पकड़ के आप कहीं ना कहीं उसको कर सकते हो। इसको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी लोग कहते हैं, बट मोर देन एलिमिनेशन टेक्निक इट इज़ अबाउट लैंग्वेज ओनली। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ एलआर, ज़्यादातर एलआर का ही मतलब उसको पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरीके से होता है तो न्यूज़पेपर। और दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर को आप अगर पढ़ते हो तो आर्टिकल्स इस तरीके से आप एक बार नोटिस करोगे तो वो मेंस के आंसर राइटिंग के स्टाइल में ही होते हैं। वो इस तरीके से होगा कि इंट्रो से स्टार्ट हो रहा है, फिर बॉडी हो रही है, फिर कंक्लूजन हो रहा है। तो उसको पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपको एक स्किल आती है कि हाँ, आप धीरे धीरे एक दिमाग में फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है कि किस तरीके से आप जाके आंसर्स को मेंस में आप अप्रोच करने और कैसे लिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हेडलाइन आपने पढ़ी, बहुत कैची हेडलाइंस आती हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में, आप देखते होंगे, तो वो हेडलाइंस कहीं ना कहीं दिमाग में स्टक रह जाती है। और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो किसी किसी क्वेश्चन पे ऐसा होगा कि आप कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन वो हेडलाइन फ्लैश करती है और वो आपको हेल्प कर देती है कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो न्यूज़पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसकी अगर आप आदत डाल लें तो बहुत अच्छा होगा। और कोई एक अगर मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो करते हो तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो वो उसका रिवीजन भी आप साइड बाय साइड आप करते रहते हो। सो दिस इज़ रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। Now coming up to the part of practice. Practicing is very important as far as UPSC examination, be it prelims or mains। अब अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं कि प्रैक्टिस मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, तो आई कीप एटलीस्ट 4 months फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 4 महीने कम से कम मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रखता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ मोस्ट क्रूशियल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स आने वाले होंगे। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार प्रीलिम्स दिया भी होगा, सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। प्रीलिम्स इतना क्रूशियल है क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो आप देखेंगे तो लेस देन 2% है। आउट ऑफ 5,50,000 पीपल, ओनली 13,000 14,000 आर कमिंग फॉर मेंस। ओके, अब मेंस में अगर आप देखोगे तो देयर आर एटलीस्ट 2,700 पीपल गोइंग फॉर द इंटरव्यूज, तो देयर सक्सेस रेशियो इज अबव 25%, अराउंड 30%। तो प्रीलिम्स में जो सक्सेस रेशियो है वो 2% के भी नीचे है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप इधर उधर करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत मैग्नीफाइंग होता है। या आप अब इसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि आप पढ़ते तो हो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, स्पेशली पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस अगर आप करते हो और सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाते हो, तो सेक्शनल टेस्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो इतना बढ़िया प्रिपेयर हो जाता है कि एटलीस्ट वहाँ पे आप गलतियाँ मिनिमाइज़ कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपके हाथ की चीज़ है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ विद इन योर हैंड। यू आर हैविंग सम सोर्सेज, आपके पास कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और उसके बेसिस पे ही वो सारे क्वेश्चंस आने हैं। तो उसको स्टैटिक पोर्शन आपके हाथ की चीज़ है, उसको अगर आप स्ट्रेंथन कर लो तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन के चांसेस एटलीस्ट प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करते हो। तो प्रैक्टिस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करनी है। अब मैं अपना एग्जांपल दूँ तो 4 महीने में मेरा ये टारगेट होता था कम से कम 80 से 90 मॉक टेस्ट मैं लगाता था प्रीलिम्स के। तो वो लगाने के 2-3 फ़ायदे होते थे। एक तो
रिवीजन हो जाता था, रिटेंशन कैपेसिटी चेक हो जाती थी। और दूसरी चीज़ ये भी होती थी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक्स में नहीं होती है, तो और आप एक्सप्लेनेशन जब देखते हो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो भी आप सॉल्व करोगे उसके एक्सप्लेनेशंस जब आप देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। बहुत सारे वैल्यू एडिशन होता है, बहुत सारा डेटा होता है, तो उससे कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन भी आपके जो नॉलेज बेस है उसमें होता है। तो ये एक और बेनिफिट आपको ये टेस्ट सीरीज लगाने से होता है। और जहाँ तक PYQs की बात है तो PYQs आर द बेस्ट गाइड फॉर एनी एग्जामिनेशंस। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे उसके लिए PYQs जो है वो बेस्ट गाइड होते हैं। उसमें एक पैटर्न छुपा होता है और अगर आप वो पैटर्न पकड़ लेते हो तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको ईज़ हो जाता है अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज बेस। मेंस के लिए सिमिलरली PSIR मेरा ऑप्शनल था, तो मेंस के लिए कुछ तो पहले की प्रिपरेशन, अब जैसे दिस टाइम जो अभी समय जा रहा है ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। ये टाइम ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी मेंस पार्ट ऑफ प्रिपरेशन के लिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना मेंस को प्रिपेयर करें इस टाइम। यहाँ से आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि बाय विच मंथ कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होगे विद PYQs एंड सम टेस्ट सीरीज के जो मेंस का होगा। आप दिसंबर तक का समय मेंस के लिए दे सकते हो, उसके बाद से आप प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है मेंस के लिए। जो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था 2023 वाला जो अटेम्प्ट मैंने ड्रॉप किया था वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल था क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय था वो मैंने यूटिलाइज़ किया था अपना फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंस प्रिपरेशन। उसके लिए मैंने नोट्स कन्फाइन किए थे, उसके बाद से फिर मैंने आंसर्स लिखे थे तकरीबन 4 या 5 साल के पूरे PYQs मैंने लिखे थे उसमें, GS 1 2 3 4 एंड ऑप्शंस के। तो इसमें ये बहुत ही क्रूशियल समय रहा था, तो ये आपके लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको इस टाइम मेंस लिखना है, इस बार नहीं लिखना है, बट दिस इज़ टाइम दैट यू मस्ट यूटिलाइज टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। इसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना चाहिए। 2024 वाले मेंस के अटेम्प्ट में जहाँ तक मैं आपको एक बार इलेबोरेट करूँ, सो आई वॉज लेफ्ट विथ 90 डेज़। आई थिंक 1 जुलाई और 2 जुलाई को रिजल्ट्स आए थे एंड सितंबर एंड में इसका मेंस होना था। तो थ्रू आउट दिस पीरियड मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि 8 घंटे का पूरा समय रहता था और उसको मैंने 4 घंटे में डिवाइड किया था ऑप्शनल और GS के लिए। तो 3 घंटे मैं पढ़ता था और 1 घंटे मैंने 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट डेली लिखे, तो तकरीबन 10 क्वेश्चंस मैं ऑप्शनल और इसके दोनों मिला के मैं लिखता था डेली। और वो बड़ा हेल्पफुल रहा क्योंकि जैसे कि PSIR के मैंने पिछले 5 साल के जो आंसर्स लिखे थे और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है तो कम से कम 10 क्वेश्चन जो 10 मार्कर्स आते हैं वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे वो कई बार मैंने लिखा हुआ, तो वो समय की भी बचत हो जाती है क्योंकि इसके पहले आपने आंसर लिखा हुआ है तो फ्रेमवर्क तैयार करने में आपको टाइम नहीं लगता है। वो द मोमेंट आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में तुरंत फ्रेमवर्क आता है और उसको कॉपी पे उतारने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है अगर आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हो। तो टाइम की भी बचत होती है, विद इन टाइम आपको कंप्लीट करने की टेंडेंसी भी आती है और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी आपका बहुत इम्प्रूव्ड हो जाता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखने की कोशिश करते हो। एक एस्पेक्ट रह जाता है एस्से का। एस्से में मेरे समहाउ भगवान की दया से हमेशा अच्छे नंबर है क्योंकि एस्से ऐसी चीज़ है कि आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि कैसे किसके नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। अब टू बी फ्रैंक मैं अगर आपको बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा इस पर लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने किया है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 130 मार्क्स आए थे एस्से में, 31। सेकेंड अटैम्प्ट में 126 आए थे। थर्ड अटैम्प्ट में चूँकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है मार्कशीट तो मैं आपको उसका नहीं बता सकता, और इस बार भी मेरे 122 मार्क्स आए हैं एस्से में। तो इससे में मुझे एक चीज़ समझ में आई, आप जितना उसको ऑर्गेनिक रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। आप किसी भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट पे चलोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी हजार्डस फॉर यू। स्पेशली आप अगर देखेंगे मैंने जहाँ तक देखा है एस्से के कोर्सेज़ लॉन्च होते हैं तो एस्से के कोर्सेज़ में होता ये है कि इस कैंडिडेट्स को ये सिखाया जाता है कि भाई एक फॉर्मेट है, इस तरीके से उसको फॉलो करो, इस तरीके से लिखना है। आई थिंक दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग, यू शुड नॉट फॉलो दैट। वाई? बिकॉज एस्से में मुझे जहाँ तक लगता है दे आर वॉचिंग फॉर सम इनोवेशन। एस्से इज समथिंग दैट वेयर दे आर ट्राइंग टू नो दैट what are your thoughts on
पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर थिंग दैट इज़ गिवन देयर, जो भी चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड है उसमें आपके थॉट्स क्या हैं वो कहीं न कहीं वो जानने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे अगर आप एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट की तरफ जाते हो और उसको अगर आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं न कहीं हार्मफुल होता है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का भी एक होता है। और वो कॉपीज़ जितनी ज़्यादा, मैं अब हर एक स्टूडेंट अगर सेम ही चीज़ लिखता है कहीं न कहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस होता है, और मोनोटोनस होने के साथ-साथ जो एग्ज़ामिनर जो देखने की कोशिश कर रहा है वो उसको नहीं, अगर नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत होती है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, जैसे मैंने मेरी इस एस्से की स्ट्रैटेजी क्या रही है? मैं जितने भी एस्सेज़ मैंने लिखे हैं आज तक यूपीएससी में अभी तक के, वो सारे के सारे मैंने एनेक्डोटल स्टार्ट किए हैं। एक एनेक्डोट से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई कहानी याद आ रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आई ट्राई टू फ्रेम अ फ़िक्शनल स्टोरी। मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, एक फ़िक्शनल स्टोरी क्रिएट करूँगा विथ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके ऊपर एक फ़िक्शनल स्टोरी। और एनेक्डोटल स्टार्ट जब मैं बोलता हूँ, तो इसमें एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी कहानियाँ ना लिखें जो कि सबको पता है। जैसे कि क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा नोन कहानियाँ हैं जो हम गाँव में सुनते हैं, ये ट्रेडिशनल विज़डम में है जो कि सबको ही पता है, तो वो लिखेंगे तो उसका कोई उतना यूज़ नहीं है। हमें कोई एक ऐसी कहानी लिखनी पड़ेगी जो कि एग्ज़ामिनर का अटेंशन पुल करे, जो कि एग्ज़ामिनर अगर उसको देखे तो उसे लगे कि हाँ, उसको कुछ इंटरेस्ट आए, और वो ट्राई करे कि हाँ, उसको और डिल डीप करके और डीप जाके उसके बाद से कोशिश करके अच्छा इसमें क्या होगा, उसको सस्पेंस का कुछ एलिमेंट उसको नज़र आए, ताकि हम उसको बांध सकें। उसके बाद से बांधने के बाद मैंने जो फ्रेमवर्क फॉलो किया था वो GS4 1 2 3 का था। मैं GS4 को पहले लेके आता हूँ, उसके जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो पहले लेके आता हूँ। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट चूँकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है, तो उससे मैं अरिस्टोटल, प्लेटो, इमैनुअल कांत, इन सब के जो मतलब थॉट्स हैं, उनको पहले 1 या 1.5 पन्ने तक उनके थॉट्स को बताता हूँ, ताकि एक तरीके से एक फाउंडेशन बन सके, जिसके ऊपर मैं अपने एस्से को बिल्डअप करूँगा। उसके बाद से GS1 के एलिमेंट्स को यूज़ करता हूँ। GS1 के एलिमेंट्स में आपके हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ। हिस्ट्री पे अगर आप जाएँगे तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स अगर आपके पास हैं, अगर आप वो लिख सकें, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लिखने के बाद फिर आप उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे जाइए और कुछ सोशल कॉनोटेशंस पे जाइए। फिर आप GS2 पे आएँगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट्स पे आप आएँगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, श्योर, आई विल बी वाचिंग कमेंट्स आफ्टर आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। सो उसके बाद से आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स हैं आप उस पे जाएंगे, और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स लिखेंगे, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं आप उसको एनुमरेट करेंगे। देन कम्स द GS3 पार्ट। GS3 में आप जितना फैक्ट्स, डेटा का इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जितना भी आप जो भी डेटा आपके पास एक्यूमुलेटेड है, उसको आप यूटिलाइज़ करोगे, और उसके बाद से एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट वहाँ पे लिखोगे। इतना लिखने के बाद आपको एक कंट्रास्टिंग ओपिनियन भी देना है जो भी आपने लिखा हुआ है। टू कोट सम एग्जांपल, जैसे कि आई थिंक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन, 2022 में देयर वाज अ एसे, उसमें ये था कि बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन इट इज़ नॉट रेनिंग। इस तरीके से कुछ था कि जब बारिश नहीं हो रही हो तभी छप्पर की मरम्मत करने का समय होता है। तो इसमें पहले तो मैंने इसको आर्गुमेंट पूरा सपोर्ट किया है कि हाँ ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं कि हाँ, जब भी इसमें कहानी मैंने बताई थी, जब पांडवास का निर्वासन होता है चौसर में हारने के बाद, तो उन्होंने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप करने के लिए, और फाइनली जाके उन्होंने जिस तरीके से फाइनली वो युद्ध की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन का इम्पैक्ट होता है कि वो युद्ध में एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे उतरते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने कंट्रास्टिंग ओपिनियन इसमें भी दिया था, और कंट्रास्टिंग ओपिनियन मैंने ऐसे दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि क्राइसिस सिचुएशन जब आती है, तो क्राइसिस सिचुएशन बेसिकली ऑफर्स यू अ विंडो टू गो फॉर रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन दैट इज़ गोइंग टू बी सस्टेनेबल। तो इसमें एग्जांपल में मैंने इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बताया था। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था हमारा, उसमें वो बारिश रुकने का समय नहीं था, वो बारिश क्या, वो तूफान था। हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही थी, हम BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे एसेंडेंसी की पाथ पे है। तो इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उस टाइम में हमें एक मतलब इस तरीके की बारिश हो रही थी, और यहाँ पे हमें एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आना था। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस सिचुएशन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम इसको अब जाके रेक्टिफाई करें। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जब अच्छा मौसम हो तभी हम छप्पर की मरम्मत करें। कई बार ऐसा होता है कि तूफानों से लड़के भी हमको छप्पर की मरम्मत करनी पड़ती है। तो एक कंट्राडिक्टरी ओपिनियन देना होता है। उसके बाद से देन यू विल बी गोइंग ऑन द फाइनल पार्ट, कंक्लूजन। सो
वन थिंग इज़ कि कोहेरेंस होना चाहिए, पहली चीज़ आपके ऐसे में कोहेरेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग सुपरफिशियलिटी नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि कनेक्टिंग वर्ड्स लिखने हैं, कि आपने कुछ लिखा और उसके बाद से दूसरा पैराग्राफ अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो कनेक्टिंग वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस देते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स लिखने में। तो कनेक्टिंग वर्ड्स लिखने से क्या होगा कि वो सुपरफिशियलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसके बाद से उसको दिक्कत होती है। वो एग्जामिनर अगर देखता है तो वो सुपरफिशियलिटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लिखिए। वाई? बिकॉज स्कोप ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी लेस व्हेन यू आर राइटिंग अ डाइवर्सिफाइड एसे। डाइवर्सिफाई करके अगर आप लिखोगे तो स्कोप ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद से एक कंट्राडिक्टरी ओपिनियन अगर आप देते हैं तो उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का भी पता लगता है कि हाँ आप क्रिटिकल थिंकिंग करने में भी सक्षम हैं। तो और एक आपको कंक्लूजन, तो इतना अगर आप बेसिक मिनिमम अगर आप अध्ययन करते हो तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि आप ऐसे में टॉपर बन के आओगे, बट एटलीस्ट जो अबव एवरेज मार्क्स हैं वो आप लेके। मैं ऐसे में ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कभी ऐसा टॉपर रहा हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी 120s में 130s में मार्क्स आ जाते हैं। और इस साल के पिछले 2-3 साल के जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ ऐसे में, तो उसमें एवरेज मार्क्स पाना इज़ इटसेल्फ गेटिंग चैलेंजिंग। जैसे इस बार मार्क्स बहुत सारे 80s में मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ समथिंग रिगार्डिंग एसे पोर्शन। सो जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात थी, अब मैंने इतना एलेबोरेट कर दिया है। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले सकता हूँ। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। Okay, first of all, I don't have any Telegram channel, so I'm really sorry regarding that. As far as changing medium is concerned, it is ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है। स्पेशली मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद ही उस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। लेकिन ये है एक, इसको आप एक ब्लेसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जब आप फेस करते हो तो ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल डेंट होता है कि आपको उसको लड़ने के लिए आपको साइकोलॉजिकली बड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन के लिए। बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप लैंग्वेज का बैरियर अगर आपको ना हो तो कहीं ना कहीं कंप्लासेंसी सेट इन करती है आदमी में, कंप्लासेंसी आती है और उसके बाद से आदमी उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपके पास अगर लैंग्वेज बैरियर होता है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको उसको बढ़िया से प्रिपेयर करना ही है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने किया कैसे था। बेसिकली मैंने वाजीराम में एडमिशन लिया था, तो मैंने फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से की जिनसे मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना ही बोलना, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, उनको नहीं आती थी। तो मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे फ्रेंडशिप करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करूँ। दूसरी चीज़, मैंने फॉरेन न्यूज़ चैनल्स पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा चालू किया था। जितने भी फॉरेन न्यूज़ चैनल कुछ है, DW है, France 24 है, RT है, ये सारे जितने चैनल्स हैं उनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करना चालू किया, उनको सुनता था मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मैं कोशिश ये करता था कि जो भी मैं देखूँ डेली लाइफ में, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ तो उसको पहले दिमाग में फ्रेम करना सेंटेंसेस को, कि अच्छा इसको इस तरीके से कैसे बोलना होगा। ये सारी प्रैक्टिसेस मैंने 3-4 महीने की थी। 3-4 महीने वो बहुत टफ थे, लेकिन ये है कि ये 3-4 महीने के बाद 3-4 महीने अगर आप रिगरसली लगते हो, और हाँ, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को सही करने के लिए NCERTs पे मैंने रिलाई किया था। NCERTs क्लास 6 के बाद से NCERT जितनी थी वो मैंने सारी की थी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने की थी 3 या 4 महीने रिगरसली। उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम सबसाइड हुई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ही ख़त्म हो गई थी, बट स्टिल एक ठीक ठाक कंफर्टेबल पोजीशन में मैं आ गया था। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, शिफ्टिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मीन्स सेल्फ डाउट, तो सेल्फ डाउट की बात है, सेल्फ डाउट आता है बिकॉज ये इस तरीके की जर्नी है, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि आप प्रीलिम्स निकालते हो, अचानक से आप 7th क्लाउड पे होगे, मेंस का रिजल्ट आएगा, नहीं हुआ तो फिर से आप डाउन एंड आउट होगे। तो इसको आपको टैकल करना पड़े। सेल्फ डाउट आपको नहीं, और सेल्फ डाउट को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि और ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए।
जितना ज़्यादा डाउट होता है, मैं अगर आप अपनी बात बताऊं तो मुझे सेल्फ डाउट मुझे भी बहुत होते थे। जब भी प्रीलिम्स का समय आ जाता था, जब महीने भर का टाइम रह जाता था, तो उस टाइम मुझे भी ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती। तो जब भी मुझे सेल्फ डाउट होता, मैं एक टेस्ट सीरीज लगा देता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाता था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट का एलिमेंट थोड़ा बहुत साइड होता था। तो दो ही तरीके हैं, आप और ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए जब सेल्फ डाउट आए तो, और अपनी तैयारी पे पूरी पूरी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा ट्रस्ट रखिए, पूरा फेथ रखिए। और अपने सीधी सी बात ये है कि आप डेली जो एजेंडाज हैं, आपने जो डेली का टाइम टेबल सेट किया है, वो डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। और एक बार अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रख ले जाते हो, तो वो सेल्फ डाउट वाला जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो, और बाय द मोमेंट यू आर, जो भी टाइम आप देख रहे हो, लेट्स से शाम के 6 बज गए, तो आपको पता होना चाहिए बाय दिस मोमेंट व्हाट ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर डेली स्टडी यू हैव मस्ट हैव कंप्लीटेड। तो उस टाइम तक आपको क्या क्या कंप्लीट करें बाय द टाइम यू आर एबल टू टेल दिस। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, यही दो तरीके हैं सेल्फ डाउट से फाइट करने के। अदरवाइज़ तो ये है ही मैराथन में कई बार सेल्फ डाउट आने तय है, उसमें कोई नहीं कह सकता, कोई सुपर ह्यूमन ही होगा जो बोलेगा सेल्फ डाउट का एलिमेंट नहीं आता है। लेकिन सेल्फ डाउट आता है तो उसको टैकल करने की मैकेनिज्म्स पे भी आप ध्यान दीजिए। हाँ, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपने पूछा है, तो मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था। माई फर्स्ट चॉइस इज़ IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज़ माई फर्स्ट चॉइस, एंड दिस वाज माई सेकंड इंटरव्यू। और अगर मैं आपको इलेबोरेट करूँ एक्सपीरियंस पे, सो आई थिंक दिस इन दिस अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यू वेंट ऑन डैफ के अराउंड ही था। और डैफ में जो मैंने हॉबीज़ फिलअप की थी उसके अराउंड ज़्यादा था। हॉबीज़ में मेरी थोड़ी यूनिक हॉबीज़ थी, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ, पहला तो वो था। और सेकंड थिंग एक क्रिकेट था, और थर्ड थिंग वाज वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। सो दीज वेर 3 हॉबीज़ दैट आई रिटन देयर, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड अराउंड इट ओनली। वेरियस कंट्रीज़ के टीवी चैनल्स का नाम पूछा गया था, स्पुतनिक वेंचर्स का नाम पूछा गया था, और कुछ फ्रांस के टेलीविज़न चैनल्स का नाम पूछा गया था। डू यू फॉलो अल जजीरा और नॉट, ये पूछा गया था। और डॉक्यूमेंट्रीज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे कि विच इज़ द रीसेंट डॉक्यूमेंट्री दैट यू वॉच्ड, एंड टेल सम डॉक्यूमेंट्रीज बेस्ड ऑन सोशल जो इश्यूज़ के अराउंड जो डॉक्यूमेंट्रीज है उसका नाम पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हॉबीज़ के अराउंड थे। हाउएवर कुछ क्वेश्चंस इसमें गए थे इकोनॉमी पे भी। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, टाइप ऑफ टैक्सेशन पूछा था, शेल कंपनीज़ के बारे में पूछा था, FDI FPI का पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने वहाँ पे पूछे थे। तो डाइवर्सिफाइड इंटरव्यू था ओवरऑल, एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज सेटिस्फाइड दैट लास्ट इंटरव्यू के कंपैरिजन में ये अच्छा गया था, एंड मुझे लगा था कि ठीक गया था ये वाला इंटरव्यू। तो अच्छा एक्सपीरियंस था इस बारे में। ओके, आप फ्रैंकली बोलने के लिए कह रहे हो, गैप का पता लगाने के लिए। ओके, तो आई विल से दैट इट वाज मोर काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। ऐसा कुछ नहीं था कि आई डिड हैव सम प्लान। मैंने ग्रेजुएशन 2015 में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से 3 साल व्हाट टू से नेग्लिजेंस ही थी। मैं खेलता रह गया क्रिकेट खेलने में, ये सब चीज़ें। मैं गाँव की, मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादातर टाइम अपना वेस्ट किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वुड लाइक टू से आई हैव टू से दैट इट वाज माय नेग्लिजेंस ओनली। सो 3 इयर्स ऐसे ही गए थे, एंड अल्टीमेटली 2018 में मैंने डिसाइड किया था कि ओके, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। Okay, as you are saying that prelims results are out right now, so okay. Okay, you are asking prelims is getting stuck 75 to 80, how to deal with it. Okay, if you are stucking in 75 to 80, first of all you will have to see on the number of attempts that you are making. आप कितने attempts कर रहे हो, और attempts अगर आपके 70s में अगर आपके attempts हैं, तो सबसे पहले आपको अपने attempts बढ़ाने चाहिए। attempts आप बढ़ाओगे तो आई थिंक वो चीज़ कवर हो जाएगी।
एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हो फिर भी आप इस रेंज में अगर स्टक कर रहे हो तो यू हैव टू सी ऑन नेगेटिव्स दैट यू आर डूइंग। जो अब लेट से अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए टेस्ट सीरीज के, तो उसमें आपने जो सही अटेम्प्ट किए हैं दैट इज़ फाइन, बट यू हैव टू लुक एट द रॉन्ग अटेम्प्ट्स दैट यू आर मेकिंग। ट्राई टू लुक एट रॉन्ग अटेम्प्ट्स दैट यू आर मेकिंग, कि उसमें गलतियाँ कहाँ कहाँ आप कर रहे हो, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ताकि अगली बार अगर वो सारे क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हो। PYQs पे फोकस बढ़ाइए। PYQs में स्पेशली PYQs की लैंग्वेज को पकड़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज पे फोकस करेंगे PYQ की, उतना ज़्यादा आप फिर बहुत ज़्यादा पे ऑफ करता है। मैंने देखा है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो लैंग्वेज आपको पकड़नी चाहिए। इसके साथ ही जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब ये 75 से 80 के रेंज में अगर आप फंस रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको टारगेट ये करना चाहिए कि अराउंड 90 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, और पूरे थ्रू आउट आपको 70% के अबव की एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए। वो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये 70 कम से कम 60 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। तो इसके लिए स्टैटिक पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ लगाइए मार्केट से उठा के, और स्पेशली जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उस पर आपको देखना होगा कि वो गलत क्यों हो रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने की आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश कीजिए। और PYQ एनालिसिस आपको करना चाहिए टॉपिक वाइज। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके PYQs, लेट से अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप उठाएंगे, उसको सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए, और कम से कम 4 महीने आपको रिगरसली फोकस करना चाहिए। 4 महीने रिगरसली आपको फोकस करना चाहिए दिस प्रीलिम्स पार्ट पे। आप इफ़ यू वांट टू ब्रेक 75 to 80 का जो बैरियर है उसको अगर आपको तोड़ना है तो। ओके, preparing to have covered prelims in syllabus. To cover the age, you should remember first attempt. Okay. तो आपका क्वेश्चन है 2027 attempt. In your very first attempt, you must be very sure that आपने स्टैटिक पे पूरा कमांड कर लिया है, दिस इज समथिंग। एंड सिंस यू आर टेलिंग दैट यू हैव दिस मच टाइम, सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट केयर अबाउट इज़ कि मेंस वाले पार्ट पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट केयर अबाउट। क्योंकि इफ़ आई टेक माई केस, मेरे केस में ये था कि मैंने प्रीलिम्स पे पूरा फोकस किया, प्रीलिम्स तो निकल गया लेकिन मेंस की उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने कई बार मैं मेंस में आउट हुआ हूँ। तो ये अगर आप आपके पास समय है और आप पहले अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ, कि मेंस वाले पार्ट पे आप ऐसी प्रिपरेशन रखो कि यू आर एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चंस विद इन टाइम, यू आर एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, एंड थर्ड थिंग इज कि यू आर एबल टू मेंटेन अ डिसेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल। दीज आर थ्री थिंग्स दैट यू मस्ट बी रेडी विथ। ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। बाकी वैल्यू एडिशन वाला जो पार्ट है, आप जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आप उसमें कर सकते हो, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कैसे पता है? तो क्वेश्चन की डिमांड एज फार एज GS दिस मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो मेंस में क्या होता है कि हम एक तो रनिंग स्टेटमेंट रहता है। आप ज़्यादातर देखोगे UPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट PSC के और UPSC के क्वेश्चंस में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यही, स्टेट PSC में वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, एनुमरेट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज थ्रेट, इवेलुएट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका स्टेट PSC में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है UPSC में कि एक रनिंग स्टेटमेंट देंगे, ऑन बेसिस ऑफ दैट रनिंग स्टेटमेंट दे विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस। ओके, तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, एंड एज आई हैव डन ऑल्सो, मेरे से भी ये गलती हुई है कि जो रनिंग स्टेटमेंट होता है हम उसको एड्रेस करने चले जाते हैं, जो लास्ट का जो क्वेश्चन का जो एक्चुअल डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको जो हेडिंग्स बनाओगे वो क्वेश्चन से ही काट के हेडिंग्स आपने बनानी। उससे होगा कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डेविएट नहीं होगी। आप 4 ही 5 पॉइंट लिखिए लेकिन वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट नंबर्स। अदरवाइज जो वो पूछ रहे हैं अगर हम नहीं बताएंगे तो नंबर नहीं मिलते उसमें। अब
ओके, वाई यूपीएससी, दैट्स गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपका इनर मोटिवेशन है क्या यूपीएससी का, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करेगा। आपने स्टार्ट क्यों किया प्रिपरेशन, वाई यू केम इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन साइकिल, व्हाट इज द विजन दैट यू आर आफ्टर 5 or 6 years लेटर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ, और आपकी एक्सपेक्टेशंस है क्या इस सर्विस से। तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस हर एक इंडिविजुअल अगर आपने अपने आप से पूछेगा तो उसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो हर एक के लिए इसका आंसर डिफरेंट होगा। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस है, एंड दिस समथिंग दैट ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग रहा है। बहुत सा मैंने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, इनिशियली आई वाज नॉट मच अवेयर अबाउट दिस थिंग, बट एज आई प्रोसीडेड इनटू इट, धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ और मुझे लगा कि मैं फॉरेन सर्विस में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और शुरुआत से ही मुझे कहीं ना कहीं फैसिनेट करती है ये सारी चीज़ें, जो ग्लोबल राउंड टेबल पे बातचीत होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, वो सारी चीज़ें। तो मैं बस उसमें एक पार्टिसिपेंट बनना चाहता हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया का स्ट्रेचर ऊपर बढ़ रहा है, उस तरीके से धीरे धीरे फॉरेन सर्विस की भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। तो मैं ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये अपहीवल हो रहा है, उसका एक पार्टिसिपेंट बनना चाहता था मैं, इसलिए मुझे यूपीएससी करनी थी। बाकी ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। आप किसी की प्रेफरेंस आईएएस होगी, वो पब्लिक सर्विस में जाना चाहता होगा, उसको पब्लिक सर्विस फैसिनेट करती होगी, एंड दिस समथिंग दैट एवरीवन हैज़ सम डिफरेंट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Okay, I would thank UPSC Time Channel for providing me this opportunity to interact with aspirants, and it was really a nice time interacting with you. Thank you.